हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के 22 स्टैंजा तक यानी 22nd स्टैंजा तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम 23rd स्टैंजा से लेकर जितने भी एपिटाफ तक के स्टैंजाज है इसमें उन सभी को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो 23rd स्टैंजा है, इसमें पोइट अपने आप को एड्रेस करता है, यानी पोइट इस स्टैंजे में खुद को ही संबोधित करता हुआ कहता है फॉर दी, कि तुम, फॉर दी मीन तुम हो माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, कि तुम हमेशा ही माइंडफुल रहे। माइंडफुल मीन अवेयर रहे, यानी किसी के लिए अवेयर रहना, हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचना, सचेत रहना किसी के बारे में। माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, अनऑनर्ड मीन ऐसे व्यक्ति, डेड मीन जो मर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जो मर चुके हैं और जिन्हें कोई ऑनर नहीं मिला। अनऑनर्ड मीन जिन्हें ऑनर नहीं मिला, जिन्हें सम्मान नहीं मिला, यानी तुम हमेशा उन व्यक्तियों के बारे में सोचते रहें जिन्हें मरने के बाद कभी भी सम्मान नहीं मिला, या फिर मरने से पहले कभी उनकी लाइफ में कोई शानो शौकत, इज्जत नहीं रही, उन्हें कोई ऑनर नहीं दिया गया, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज उनकी कब्रों पर नहीं लगाई गई। डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, और इन लाइन्स में जो पोइट है देयर आर्टलेस टेल, आर्टलेस मीन ऐसी टेल्स जिनमें कोई आर्ट ही नहीं है, यानी इनकी ऐसी कहानियां जो आर्टलेस है, यानी इन्हें कोई ऑनर ही नहीं मिला, तो इन्हें की जो टेल्स है, टेल मीन इनकी कहानी, इनकी स्टोरीज है, उनको ये रिलेट करता है पोइट। यानी पोइट क्या बताता है, जो उनके बेतुकी सी कहानियां हैं जिनमें उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, उन गरीबों को, उनकी कहानियां तुम रिलेट करते आए हो हमेशा ही। इफ चांस, इफ बाई चांस, मीनिंग क्या होगा इफ चांस का, इफ बाई चांस, यदि संयोग से, यानी यदि लकली क्या हुआ, बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, कोई ऐसा व्यक्ति जो लोनली, लोनली क्या होता है अकेला, एक अकेला व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में सोचता होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर, जैसे तुम हमेशा इन मरे हुए व्यक्तियों के बारे में सोचते आए हो जिन्हें कोई ऑनर नहीं दिया गया, वैसे ही कल को कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा और वो क्या सोचेगा, वो तुम्हारे बारे में सोचेगा जब तुम मर चुके होंगे। यानी पोइट क्या कहता है कि जब मैं मर चुका होगा तो शायद कोई मेरी कब्र पर भी आएगा और मेरे बारे में बात करेगा। कंटेम्पलेशन लेड मीन, कंटेम्पलेशन क्या होता है, किसी के बारे में रिव्यू लेना, रिव्यू मीन किसी की लाइफ को दोबारा से छानबीन करना, किसी की लाइफ पर एक्सप्लोर करना, उसको बोलते हैं हम कंटेम्पलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि शायद कोई व्यक्ति बाय चांस मेरी कब्र पर भी आएगा और मेरे बारे में बात करेगा। सम किंडर्ड स्पिरिट, कोई किंडर्ड स्पिरिट, किंडर्ड क्या होता है, किंडर्ड होता है वेरी सिमिलर, तो क्या होता है किंडर्ड, वेरी सिमिलर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, यानी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बिल्कुल तुम्हारी तरह ही क्या करेगा, तुम्हारे बारे में बात करेगा, जैसे तुम हमेशा क्या करते आए। पोइट खुद को कह रहा है कि जैसे तुम हमेशा अनऑनर्ड डेड के बारे में बात करते आए हो, यानी कब्रों की बातें करते आए, किसी व्यक्ति की कब्र की बात करते आए, किसी गरीब की बात करते आए उनके मरने के बाद, वैसे ही कल को जब तुम मर जाओगे शायद कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। शैल इंक्वायर थी फेट, और वो भी तुम्हारे भाग्य के बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में वो क्या करेगा, बात करेगा। अब देखिए यहाँ पर हैप्पीली सम होरी हेडेड स्वेन, अब यहाँ क्या बताया गया है, हैप्पीली मीन क्या होगा यहाँ पर, मे बी, मे बी मीन पॉसिबली, पॉसिबली सम होरी हेडेड, होरी क्या होता है, होरी हेडेड होता है ग्रे हेयर्ड, तो होरी हेडेड का मीनिंग यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रे हेयर्ड, ग्रे हेयर्ड स्वेन, स्वेन क्या है यहाँ पर, स्वेन होता है कोई देहात का रहने वाला, कोई कंट्री में रहने वाला, क्योंकि ये देखिए देहात का ही सीन है, तो गांव में रहने वाला, कोई देहात में रहने वाला, देहाती, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इस कंट्री में रहता है, इस देहात में रहता है और जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति शायद यहाँ पर आए। अब बूढ़ा व्यक्ति ग्रे हेयर्ड क्यों कहा, क्योंकि उसे, उस व्यक्ति को, उस स्वेन को, स्वेन कौन है, एक व्यक्ति, एक पर्सन है यहाँ पर, एक कंट्री साइड पर्सन, तो कौन होगा स्वेन, अ कंट्री साइड पर्सन,
एक देहात का व्यक्ति जो बूढ़ा है, बिल्कुल ग्रे हेयर्ड है। होरी हेडेड मीन ग्रे हेड, यानी ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा है, जिसे बहुत ज्यादा अनुभव है, जो हमेशा ही देखता आया हो इस पोइट को जब वो कब्रों के पास आया करता था। जैसे पोइट हमेशा कब्रों को देखा करता था, तो ये बूढ़ा व्यक्ति हमेशा किसको देखा करता था? वो हमेशा पोइट को देखा करता था। तो ये ग्रे हेयर्ड स्वेन में से तो शायद वो क्या कहेगा, ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कहेगा पोइट के बारे में? ऑफ्ट हैव वी सीन हिम, कि प्राय यानी अक्सर, ऑफ्ट मीन क्या होगा यहाँ पर? ओफन हैव वी सीन हिम, कि हम हमेशा उसे कहाँ देखा करते थे। ये पोइट के बारे में क्या कहेंगे उसके मरने के बाद? ये ग्रे हेयर्ड व्यक्ति बोलेगा कि मैं हमेशा उसे, यानी हम सब जो इस देहात में रहने वाले हैं, हमेशा ही उसे देखा करते थे। एट द पीप ऑफ डॉन, डॉन क्या होता है? डॉन होता है बिल्कुल सुबह का टाइम, जब सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, उस टाइम को बोलते हैं डॉन। तो वहां पर हम उसे देखा करते थे जब सूर्य उदय होता था, उस वक्त। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स, जब पोइट क्या कर रहा होता था? ब्रशिंग विद, ब्रशिंग मीन क्या होता है? टू क्लीन, किसी चीज को ब्रश करना, क्लीन कर देना। टू क्लीन विद हेस्टी स्टेप्स, यानी तेजी से अपने स्टेप्स, अपने कदम को बढ़ा रहा होता था पोइट, तेजी से चलकर आ रहा होता था द ड्यूज अबे, और वो क्या करता था? साफ करता जाता था। ब्रशिंग मीन साफ करना, ब्रशिंग को हम ड्यूज से रिलेट करेंगे तो ब्रशिंग मीन साफ करना। और क्या साफ करना? ड्यूज अबे, ये ड्यूज मीन ओस की बूंदे जो घास पर पड़ी होती थी। जब पोइट अपने तेज कदमों से आया करता था तो इन ड्यूज को वो दूर करता हुआ, यहाँ से ब्रशिंग करता हुआ, उनको साफ करता हुआ यहाँ से निकल जाया करता था। यहाँ पर ये जो ग्रे हेयर्ड पर्सन है वो क्या बताता है कि मैं अक्सर उसे, पोइट को देखा करता था जब वो ओस की बूंदों को साइड करता हुआ, उन पर कदम रखता हुआ वहां से गुजरा करता था। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, और वो क्या करता था? हमेशा ही अपलैंड मीन कुछ हाइट पर जो फील्ड बने होते थे, कुछ खेत होते थे ऊंचे एरियाज में, उन लॉन मीन क्या है यहाँ पर? ग्रासलैंड, यानी घास का मैदान। तो उस घास के मैदान में ऊपर के एरियाज में सन को देखने के लिए, सूरज को देखने के लिए पोइट जा रहा होता था। अब देखिए 24th स्टैंजा है, तो एक बार इसको हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पहली बात तो आपको याद रखनी है, देखिए यहाँ क्या बनेगा? डेड, लेड, तो इनकी सेम ट्यून है, तो ये क्या होंगे? ए, और रिलेट और फेट, ये दोनों सेम ट्यून के हैं, तो हमने क्या बनाया? ए के बाद बी आता है तो हमने इसको बी नाम दिया। तो राइम स्कीम यहाँ से क्या निकली? ए बी। सेम वैसे ही निकलेगी डॉन, लॉन, से, अबे, तो इनकी ट्यून सेम है, तो ए बी यहाँ से ट्यूनिंग निकलेगी। पर देखिए यहाँ पर ये स्टैंजा कंप्लीट नहीं किया पोइट ने, और लगातार उसने 8 लाइंस पर क्या लगाया है? फुल स्टॉप लगाया। तो यहाँ किसका यूज है? जब पोइट लाइन खत्म नहीं करता बल्कि उसको कंटिन्यू रखता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंजैबमेंट। तो क्या होता है वो? एंजैबमेंट, जब पोइट कंटिन्यू रखता है लाइंस को और लास्ट में फुल स्टॉप लगाता है। अब देखिए 24th स्टैंजा है, देयर एट द फुट ऑफ योंडर, देयर एट द फुट, फुट मीन बिल्कुल नीचे का पार्ट, फुट क्या होता है? बिल्कुल पैर, यानी पांव वाला हिस्सा, बिल्कुल नीचे का पार्ट ऑफ योंडर, योंडर मीन ओवर देयर, वहां पर, योंडर होता है ओवर देयर, जिसका मीनिंग होगा वहां पर। नोडिंग बीच, नोडिंग मीन टायर्ड, स्लीपी, नोडिंग क्या होता है? जो टायर्ड होता है, स्लीपी होता है, बिल्कुल नींद जैसी अवस्था में, थकान के कारण नींद जैसी अवस्था में होता है। बीच मीन, बीच है एक ट्री। तो यहाँ पर पोइट क्या करता था? इस बीच की, बीच मीन इस ट्री की फुट पर, फुट मीन इस ट्री के बिल्कुल नीचे, वहां पर पोइट थकान के कारण लेट जाता था। नोडिंग मीन टायर्ड होने के बाद पोइट इस पेड़ के नीचे आ जाया करता था और यहाँ लेट जाता था आराम करने के लिए। दैट रीड्स, इसे बोलते हैं हम रीद, तो ये रीड्स है इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई। अब देखिए पोइट इस पेड़ के बारे में बताता है कि ये पेड़ कैसा था, इसकी जो जड़ें थी,
जो इसकी रूट्स थी वो कैसी थी, सो हाई। तो इस पेड़ के बिल्कुल ऊपर से क्या होती थी, जड़ें होती थी जो फैंटास्टिक थी। फैंटास्टिक मीन देखने में विचित्र, अलग सी थी, विलक्षण थी। और फैंटास्टिक इसकी जड़ें थी जो ऊंचे ऊंचे एरिया से लटकी हुई होती थी। रीड्स मीन मालाओं की तरह। रीड क्या होता है, एक गार्लैंड बना देना, माला बना देना किसी चीज की। तो एक मालाओं की तरह आपस में वो जुड़ी होती थी, जैसे माला में फ्लावर्स होते हैं, ठीक उसी तरह से ये जड़ें थी जो आपस में लिपटी हुई होती थी। हिज लिस्टलेस लेंथ। अब देखिए लिस्टलेस क्या होगा, यहाँ पर लिस्टलेस होगा टायर्ड एंड विदाउट एनर्जी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो थक जाता है और उसमें एनर्जी नहीं रहती, बिल्कुल सुस्त सा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लिस्टलेस। हिज लिस्टलेस लेंथ, यानी थकान के कारण लेंथ एट नून टाइड। नून टाइड मीन मिड डे, यानी कि मिड डे होता है बिल्कुल 12 बजे का टाइम होता है जो दोपहर का, उसको बोलते हैं हम नून टाइड। नून टाइड वुड ही स्ट्रेच, और वो क्या करता था, इस थकान के कारण, इस सुस्ती के कारण इस पेड़ के नीचे बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता था। स्ट्रेच मीन खुद के शरीर को फैला लेता था वो, यानी यहाँ पर वो लेट जाता था इस पेड़ के नीचे जब वो बिल्कुल थक जाता था पोइट। एंड पोर अपॉन द ब्रूक दैट बेबल्स बाय, और क्या करता था, पोर अपॉन होता है गेज लगा के किसी चीज को देखना, यानी टकटकी लगाकर किसी चीज को देखना, गेज करना, घूरना। तो पोइट क्या करता था यहाँ पर, पोर अपॉन द ब्रूक। ब्रूक क्या होता है, एक छोटा नाला या नाली होती है जो किसी फील्ड में से होकर गुजरती है, किसी खेत में से होकर गुजरती है। तो पोइट क्या करता था, एक टकटकी लगाकर इस नाली को जो कि खेतों में से बह रही होती थी उसको देखता था। बेबल्स बाय मीन जब वो बेबल की आवाज करती हुई, बेबल क्या होता है, जो पत्थरों से जब कोई पानी होता है जो पत्थरों से टकराता है तो उसको बेबल्स बोलते हैं, यानी कि जो कल कल की ध्वनि होती है, यानी पानी की आवाज है जो, उसको वो यहाँ पर लेट कर सुनता रहता था और इस पानी को बहते हुए देखता था एक टकटकी लगाकर। तो यहाँ पर हुई पोइट की बात कि वो कैसा फील करता था, वो हाँ एक बार रिपीट करते हैं तो देखिए, फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट। तो पोइट क्या कहता है कि तुम जो हमेशा ही इन गरीबों की टेल्स को, इनकी कहानियों को जो रिलेट करते रहे, अपनी कहानियों में दर्शाते रहे और इनके बारे में सुनते रहे लोगों से, तो शायद कभी ऐसा भी होगा कि कोई ग्रे हेयर्ड स्वेन है, जो कोई ग्रे हेयर्ड फार्मर है, जो यहाँ पर एक गरीब लोग है, जो यहाँ का कंट्री साइड पर्सन है, इस देहात का कोई आदमी जो बूढ़ा हो चुका है, वो यहाँ पर आएगा और वो कभी तुम्हारी बात यहाँ पर करेगा, तुम्हारी कब्र के पास बैठकर बात करेगा तुम्हारी, और क्या बताएगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति आया करता था जो डॉन के टाइम पे, यानी कि बिल्कुल सुबह के वक्त, सनराइज के टाइम आया करता था और ओस की बूंदों पर वो अपने कदम बढ़ाया करता था और ओस की बूंदों को वो वॉश कर देता था, यहाँ से ब्रश कर देता था, बिल्कुल क्लीन करता हुआ निकल जाता था, यानी वो घास के ऊपर से चलता हुआ यहाँ से निकल जाता था। और थकने के बाद वो इस बीच की, जो इस पेड़ की छाया के नीचे हम खुद को स्ट्रेच कर लेता था, खुद को फैला लेता था, यानी जब वो थक जाता था तो इस पेड़ की जड़ों के बिल्कुल नीचे, यानी इस छाया लेने के लिए वो यहाँ पर लेट जाता था। और यहाँ पर जो ब्रूक होते थे, जो नाला होता था, नाली होती थी, उसको वो टकटकी लगाकर उसकी कलकल की आवाज सुनता हुआ, उसकी ध्वनि सुनता हुआ पानी की, इस नाले को वो हमेशा देखा करता था, गेज लगाकर, यानी टकटकी लगाकर इस नाले को वो देखा करता था। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए पोइट कहता है 25th स्टेंजे के अंदर, हार्ड वाई योन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जो पोइट के मरने के बाद उसकी कब्र पर था, वो पोइट के बारे में बातें करते हुए कहता है, हार्ड वाई योन वुड। हार्ड वाई मीन पासिस वाई, यानी जब पोइट पुराने, योन मीन ओल्ड वुड के पास से, यानी जब पोइट पुराने जंगलों में से गुजरता था, नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, वो एक नफरत से, यानी कि उसके माइंड में ऐसे लगता था जैसे कि वो घृणा से भरा हुआ है, तो वो घृणा से भरी हुई एक स्माइल पास करता हुआ वहां से गुजरता था, यानी वो मन में दुखी था पर ऊपर से वो स्माइल करता हुआ वहां से गुजरता था। म्यूटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज ही वुड रोव, और जब वो क्या करता था, ही वुड रोव मीन
रोम, रोमिन भटकना, कहीं पे चलना फिरना, यानी कहीं पे घूमना। जब वो वहां घूम रहा होता था, वो अपने ही शब्दों में, वेवर्ड मीन खुद में ही वो कुछ कल्पनाएं करता रहता, फैंसीज मीन फैंटेसीज, वो कुछ कल्पनाएं करता रहता और खुद में ही वो म्यूटरिंग करता, यानी वो बड़बड़ाता रहता, वो कल्पनाओं में कुछ सोचता और उसको बड़बड़ाता रहता। नाउ ड्रूपिंग, वोफुल, वॉन, लाइक वन फॉरलॉर्न। अब वो कैसा दिखता? ड्रूपिंग दिखता। ड्रूपिंग मीन जो बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ, यानी वो नीचे अपनी आइज रखता और नीचे देखता हुआ जब वो चलता तो कैसा लगता था? वो वोफुल लगता। वोफुल क्या होता है? वोफुल होता है सोरोफुल होना, यानी बहुत पीड़ा में होना। तो वो पीड़ा में लगता था, देखने में ऐसे लगता था जैसे कि वो सैड है, बिल्कुल ही उदास है और उसके अंदर कुछ पीड़ाई भरी हुई है। और वॉन, वॉन मीन क्या होता है? वॉन मीन होता है पेल, यानी बिल्कुल पीला पड़ चुका है जैसे वो, यानी अब वो बीमार सा लगने लगा था पोइट। लाइक वन फॉरलॉर्न, और वो ऐसा क्यों था? फॉरलॉर्न मीन जिसको उसका लव ना मिला हो, यानी वो तड़प रहा हो अपने प्यार को पाने के लिए, यानी अनरिक्वेटेड लव है उसका, यानी ऐसा प्यार जो उसको नहीं मिला, उसके लिए वो तड़प रहा था। ऐसा लगता था उसको देखकर जैसे कि उसे उसका प्यार ना मिला हो। और क्रेज्ड विद केयर, और वो चिंता में पागल हो जाता था, ऐसे लगता था जैसे कि उसके मन में बिल्कुल चिंता छाई हुई है, उदासी छाई हुई है और इस चिंता में वो पागल हुआ जा रहा है। और क्रोस्ड इन होपलेस लव, या फिर वो तड़प रहा है अपने होपलेस लव के लिए, यानी ऐसा प्यार जो कभी उसे नहीं मिलेगा, जिसकी उसने आशा लगाई हुई थी, होप लगाई हुई थी और जो होपलेस हो चुका है, यानी ऐसा प्यार जो उसको अब कभी भी नहीं मिलेगा, उसकी आशा उसने लगाई हुई थी, उसके लिए वो बिल्कुल तड़प रहा था। यानी पोइट बहुत उदास था। ये कौन कहता है? पोइट के मरने के बाद जो उसके बारे में बात कर रहा है व्यक्ति, उसकी कबर पर बैठकर वो उसके बारे में बता रहा है कि पोइट कैसा दिखाई दिया करता था मरने से पहले। अब 26 स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है? वन वॉन, मॉर्न मीन मॉर्निंग, एक सुबह की बात क्या हुई? आई मिस्ड हिम, कि वो बूढ़ा व्यक्ति पोइट को मिस कर रहा था कि वो दिखाई नहीं दे रहा है आज। ऑन द कस्टम्ड हिल, कस्टम्ड मीन्स क्या होगा? वो होगा यूजुअल, यानी एक ऐसी हिल, हिल मीन पहाड़ी, एक ऐसी पहाड़ी जहां पर वो हमेशा घूमता हुआ दिखाई देता था, आज वो वहां पर मॉर्निंग के टाइम में नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह पोइट क्या करता था? सूर्य उदय होते ही वहां से घूमना स्टार्ट कर देता था कब्रिस्तान की तरफ, और आज वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। अलोंग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट, नियर हिज फेवरेट ट्री, और वो किसके साथ साथ? हीथ के साथ। हीथ मीन एक ऐसी भूमि जो बिल्कुल बंजर हो चुकी है, यानी कि रफ फील्ड्स, यानी रफ फील्ड्स मीन बंजर भूमि है जो उसके पास वो घूमता था, वहां से वो गुजरता था, जो उसका फेवरेट ट्रे होता था, बीच ट्रे, तो उसके पास वो जाया करता था इस रफ फील्ड से होते हुए, इस बंजर भूमि से होते हुए। अनदर केम, अब दूसरा दिन आया। अनदर मीन ये डे के लिए यूज हुआ है, अनदर के मीन अनदर डे केम, यानी एक और दिन आया। नोर येट बिसाइड द रिल, वो व्यक्ति यानी वो पोइट है जो अभी भी दिखाई नहीं दिया कहीं भी, कहीं भी रिल के पास। रिल मीन जो एक ब्रूक था, ब्रूक मीन नाला, एक नाली बहती है जो, उसे हम बोलते हैं रिल, तो वो रिल के पास आज फिर नहीं दिखाई दिया। नोर अप द लोन, ना ही वो कहीं लोन में दिखाई दिया। नोर एट द वुड वॉज ही, ना ही वो कहीं जंगल में दिखाई दिया, यानी पोइट अब कहीं भी दिखाई नहीं दिया फर्स्ट एंड सेकंड दिन। अब क्या हुआ 27th स्टैंजे में? द नेक्स्ट विद डर्जीज, द नेक्स्ट डे केम, अब एक और दिन आया। कौन सा दिन था वो? द थर्ड डे, अब तीसरा दिन आया विद डर्जीज। जब क्या हुआ? कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, क्या करते हुए? डर्जीज करते हुए। डर्जीज मीन जो फ्यूनरल पर सैड सॉन्ग गाए जाते हैं, यानी किसी के संस्कार पर जो उदासी से भरे हुए एक रोने धोने वाले गीत गाए जाते हैं, उन गीतों के साथ पोइट को अब ले जाया जा रहा था। ड्यू इन सैड एरे, एक सैड ट्यून में, एक
उदासी भरी अवस्था में, यानी पोइट अब मर चुका था, उसको कुछ लोग फ्यूनरल के लिए, उसके संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, कुछ शोक गीत गाते हुए, यानी दुख से भरे हुए गीत गाते हुए। स्लो थ्रू द चर्च बे, और भी बिल्कुल स्लोली वहां से गुजर रहे थे, बहुत धीरे धीरे वहां से गुजर रहे थे। कहां से गुजर रहे थे? वो चर्च बे से, यानी जो चर्च का रास्ता था वहां से वो बिल्कुल धीरे धीरे पोइट को लेकर जा रहे थे। पाथ, चर्च बे पाथ, यानी चर्च के रास्ते से। वी सो हिम वॉर्न, और उसका संस्कार कर दिया गया था। अप्रोच एंड रीड, और वहीं से तभी कोई गुजर रहा था, किसी को भी वहां पर पढ़ना नहीं आता था। द ले में जो पंक्तियां पोइट की कवर पर लिखी हुई थी, एक स्टोन पर लिखी हुई थी, किसी को पढ़नी नहीं आती थी, तो उन पंक्तियों को पढ़ने के लिए ये बूढ़ा आदमी किसी गुजर रहे व्यक्ति को बुलाता है कि वो इस पोइट की कवर पर लिखे हुए शब्दों को पढ़े। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन विनीथ योन एज्ड थॉर्न, जो स्टोन कहाँ पर था? पोइट की कवर पर था, ग्रेव्ड ऑन, और जिस पर कुछ वर्ड्स ग्रेव किए गए थे, कुछ अंकित किए गए थे, कुछ वर्ड्स लिखे गए थे। ऑन द स्टोन, उस पत्थर पर जो पोइट की कवर पर लगा हुआ था। विनीथ योन एज्ड थॉर्न, किसके नीचे? विनीथ मीन नीचे, योन एज्ड थॉर्न, जो कि कांटे लगे हुए थे, यानी पोइट की कवर पर कुछ कांटे थे, उन कांटों के नीचे एक स्टोन लगा हुआ था जिस पर कुछ वर्ड्स लिखे गए थे पोइट की प्रशंसा में। तो उनको पढ़ने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने किसी को बुलाया कि वो उस पंक्तियों को पढ़कर उसे सुनाए। तो ये हुए हमारे कंप्लीट पोएम के स्टैंजाज, और इसके बाद आता है एपिटाफ। तो एपिटाफ को भी हम अब कवर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का द एपिटाफ। तो देखिए एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ होता है कुछ पंक्तियां जो किसी ग्रेव पर लिखी जाती है, किसी व्यक्ति की ग्रेव पर, यानी किसी व्यक्ति के मरने के बाद, किसी पर्सन के मरने के बाद जो उसकी कबर पर उसकी प्रशंसा में कुछ पंक्तियां लिख दी जाती है, एक पोएम लिख दी जाती है, उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, हियर रेस्ट्स हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, कि यहाँ पर वह व्यक्ति यानी कि कवि है जो वो अब धरती की गोद में हमेशा के लिए अपना हेड रख के सो चुका है। यानी धरती की गोद में पोइट अब हमेशा के लिए सो चुका है, यानी अब वो मर चुका है और इस धरती में दफन है, इस डर्ट में, इस मिट्टी में वो दफन है। अ यूथ, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा यूथ, टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, जिसके पास ना ही तो कोई फॉर्चून थी, ना ही तो कोई धन दौलत थी, और ना ही कोई फेम, यानी ना ही कोई उसकी प्रसिद्धि थी, ना ही लोग उसे जानते थे, ना ही उसके पास कोई धन दौलत थी। फेयर साइंस फाउंड नोट ऑन हिज हम्बल बर्थ, पर उसमें एक काबिलियत थी कि उसके हम्बल बर्थ पर, यानी जब उसका जन्म हुआ, कम से कम उसमें एक साइंस तो थी, उसमें ज्ञान था, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता थी। एंड मिलेंटली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और उसके अंदर एक मिलेंटली ने, एक उदासी ने क्या किया था? मार्क किया था, यानी उसकी लाइफ पर फिर भी हमेशा ही एक उदासी छाई रही थी। सेकंड स्टैंजा देखिए, लार्ज वॉज हिज बाउंटी, फिर भी उसके पास बहुत सारी गिफ्ट्स थी। बाउंटी मीन गिफ्ट्स, उपहार। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है पोइट कि बेशक से उसके पास धन दौलत नहीं थी, फिर भी उसके पास बहुत से उपहार थे, यानी उसके पास ज्ञान था, उसके पास स्ट्रेंथ थी, एक ताकत थी, एक हिम्मत थी, कुछ करने की दूसरों के लिए जज्बा था। एंड हिज सोल सिंसियर, और उसकी सोल हमेशा ही सिंसियर रही थी, बहुत ही ईमानदार रही थी, लोगों के लिए सिंसियर रहा था वो, हमेशा ही लोगों का भला चाहता था वो। हेवन डिड रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड, पर अगर किसी इंसान ने
उसको ये उपहार ना दिए हो इसके अच्छे कार्यों के लिए, पर हेवन ने उसके लिए रिकम्पेंस जरूर किया है, यानी मुआवजे के रूप में एक हर्जाना भरा है। किसने? हेवन ने, स्वर्ग ने उसको अपने पास जगह दी है, यानी एक हर्जाना भरा है, लोगों का नहीं, यानी लोगों ने उसको कुछ नहीं दिया पर हेवन ने उसे अपने पास बुलाया है। लार्जरली सेंड, उसके लिए बहुत सी गिफ्ट्स भेजी है, उसके अच्छे कार्यों के लिए एक हर्जाना चुकाया है, उसे हेवन में जगह दी है। He gave to मिस्री all he had a tear, उसके पास जो कुछ था, जो क्या था, एक टीयर था, यानी उसके पास सिर्फ आंसू थे, वो उसने किसको दे दिए थे? मिस्री को, यानी उसकी इतनी दयनीय हालत रही थी जब वो जिंदा रहा, उसकी लाइफ हमेशा टीयर्स में ही गुजरी थी। He gained from heaven twas all the wished a friend, उसने सिर्फ हेवन से, गेन मीन प्राप्त करना, फ्रॉम हेवन, हेवन से, उसने हेवन से क्या प्राप्त किया? उसने हेवन से क्या पाया? फ्रेंड पाया था, यानी उसे कम से कम एक मित्र मिला था भगवान की तरफ से गिफ्ट के रूप में। थर्ड स्टैंजा देखिए, नो फार्दर सीक हिज मैरिट्स टू डिस्क्लोज, अब पोइट कहता है उन लोगों से जो अभी उसकी कमियों को निकालते हैं, यानी मरने के बाद भी जो लोग पोइट की कमियों को निकालते हैं उनको पोइट क्या कहता है? नो फार्दर सीक, सीक मीन ढूंढना, कुछ पाने की कोशिश करना, हिज मैरिट्स टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन किसी को किसी रहस्य को बाहर लेकर आना, कि कोई भी अब उसकी मैरिट्स को बाहर निकालने की कोशिश ना करे, यानी जो गुण उसके साथ थे वो उसके साथ ही चले गए हैं, अब वो मर चुका है, कम से कम अब तो उसको छोड़ दिया जाए, उसका पीछा छोड़ दिया जाए। और ड्रो हिज फ्रेलिटीज, यानी कि कोई कमी होती है जिसमें एक फ्लो होना, टू ओन ड्रो हिज फ्रेलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, ड्रेड मीन एक डरावना, जिसमें एक आतंक है, एक डरावनी, अबोर्ड, अबोर्ड मीन एक प्लेस, एक जगह, उसका घर है जो, यानी पोइट अब जो मर चुका है उसका घर क्या है? एक डरावनी कब्र है, उसका जो घर है वो एक कब्र है। अब उसको कब्र में जाने के बाद, इस डरावनी जगह पर जाने के बाद कम से कम तुम उसकी कमियों को, फ्रैलिटीज मीन उसकी कमियों को ड्रो मत करो, यानी उसकी कमियों को मत गिनवाओ, मत उसको लिख कर दो कि उसमें इतनी कमियां थी पोइट में, अब तो वो इस भयानक जगह पर हमेशा के लिए सो चुका है, मर चुका है। देयर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज, और यहाँ तो सिर्फ एक ट्रेम्बलिंग होप है, यानी कप कपाती हुई आशा है कि उसकी आशाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अब तो वो मर चुका है और तुम्हें उसमें से कोई कमियां निकालने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छाइयां ढूंढने की जरूरत नहीं है। द बोसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, अब तो सिर्फ उसका घनिष्ठ कौन है, उसका एकमात्र मित्र कौन है? वो है सिर्फ गॉड, यानी अब वो भगवान के पास हमेशा के लिए चला गया है, वही उसका फादर है, वही उसका पिता है, वही उसका फ्रेंड है। तो ये हुई हमारी आज कंप्लीट पोएम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, रिटन बाय थॉमस ग्रे। तो देखिए, अगर आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।